ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है आपातकाल के 50 वर्ष। आप सभी जानते हैं कि जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके कार्यकाल में 25 जून सन 1975 को उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सस्पेंड हो गया, संविधान को परे रखा गया और सारा अधिकार सरकार के पास आ गया। उसके जो भी कारण रहे हों इंदिरा गांधी के समय, लेकिन वो भारत के इतिहास में एक अलग, उसको काला दिवस बताया जाता है, क्योंकि भारत के जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, वो सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं दी, वो डेमोक्रेसी के लिए भी हमने दी है कि देश में आज़ाद होगा और डेमोक्रेसी की स्थापना होगी, सबको विचार स्वतंत्रता होगी, सबका पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड का मतलब है कि सारी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक बार धराशायी हो गई। लेकिन 19 महीने बाद इंदिरा गांधी जी को उसको उस आपातकाल को वापस लेना पड़ा और बाद में हुआ 19 वर्ष के पहले जब उन्होंने घोषित किया, सभी विपक्ष के नेता जो भारतीय जनतंत्र में अलग अलग पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां थी, प्राय सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। सिर्फ पत्रकारों को नहीं, सिर्फ नेताओं को नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी जेल में बंद कर दिया गया। जिन्होंने भी पार्टी का विरोध किया या आपातकाल का विरोध किया या जो सरकार के विपक्ष में थे, उन सबको भी जेल की हवा खानी पड़ी। इस प्रकार एक ऐसा वो समय था जो अपने पूरे भारत के इतिहास में अलग ढंग का था, एक असाधारण था। उसकी बड़ी आलोचना हुई, देश में लोगों ने उसका विरोध भी किया, काफी आलोचना हुई, कड़ी आलोचना की गई और फिर 19 महीने बाद इसको विड्रॉ किया गया। और उसके बाद जो चुनाव हुए, उस चुनाव में इंदिरा गांधी, उत्तर भारत से इंदिरा गांधी या कांग्रेस का सफाया हो गया, पूरा जनमत उनके खिलाफ हुआ। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी के बाद जो देश में नई सरकार बनी, वो भी 2-2.5 वर्ष से ज्यादा टिकी नहीं और वापस श्रीमती इंदिरा गांधी उससे भी बड़ी ताकत के साथ, उससे बड़ी मेजोरिटी के साथ पुनः पावर में आ गई। ये एक पूरा एक ऐतिहासिक हुआ, अनपॉपुलर हुई, आलोचना हुई, पूरे विपक्ष ने एक होकर के आलोचना की और पूरे उसको काला अध्याय माना जाता है। लेकिन श्रीमती गांधी ने भी समझ लिया कि देश का जनमत उनके खिलाफ है और बाद में उन्होंने कुछ ऐसा करिश्मा दिखाया, राजनीतिक करिश्मा दिखाया कि वापस वो बड़ी ताकत के साथ पावर में आ गई। आज हम डिस्कस करेंगे इसी विपक्ष ये आपातकाल के बारे में कि ये आपातकाल लगाया गया देश में, इसके बारे में क्या हमारी प्रतिक्रिया है लोगों की। और आज हम 50 वर्ष हो गए, हम उसको याद करते हैं, तो कैसे उस समय को याद किया जाए, किस ढंग से याद किया जाए, वो कैसे एक सबक हमारे देश के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी सबक है कि आपातकाल घोषणा करने से क्या होता है। आइए, इसके लिए हमने 4 व्यक्तियों को आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूँ। एकदम दाएं में बैठे श्रीमती सविता पोद्दार, वैसे ये आकाशवाणी में उद्घोषिका हैं, इनके अपने राजनीतिक विचार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और पास ही बैठे राज मिठोलिया, कलकत्ता प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष। उनके पास बैठे ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, जो प्रदेश कांग्रेस के, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। और अंत में बैठे हैं श्री संतन पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, पुराने पत्रकार। आइए हम अपने बातचीत की शुरुआत श्रीमती सविता पोद्दार से करते हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने छोटे वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार इमरजेंसी लागू की गई, उसके अपने कारण जो भी हों, लेकिन वो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था। हमारे देश का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया गया, विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए गए, सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि कई वरिष्ठ पत्रकार भी जेल में डाल दिए गए, फ्रीडम समाप्त हो गया, प्रेस फ्रीडम हो चाहे बोलने का स्पीच हो, ये एक काला अध्याय हमारे सपने में था। लेकिन उसके बाद 19 महीने में वापस उसको लाना पड़ा, नॉर्मसी आ गई। आप क्या सोचते हैं आज 50 वर्ष बाद में, आज के समय में उसका क्या महत्व है? आज आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उस इमरजेंसी को लेकर के, सविता पोद्दार?
सबसे पहले तो नेवर जी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का मुझे सुयोग दिया। हम यदि आपातकाल को याद करते हैं तो सबसे पहले मन में एक ही बात आती है कि वो समय जो कि एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। हमारा देश हमेशा से लोकतांत्रिक परंपरा का संवर्धन करता रहा है और यह ना संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है बल्कि मदर ऑफ द डेमोक्रेसी भी माना जाता है, क्योंकि आप वैदिक काल से देखेंगे कि सभा समितियों से लेकर के वैशाली के गणराज्य तक हमने लोकतांत्रिक परंपरा निभाई है। तो ऐसी स्थिति में 25 जून जबकि लोकतंत्र की हत्या की गई, जब देश की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो पूरा देश सदमे में था, क्योंकि हमने हमेशा से, हालांकि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि आपातकाल स्थिति लागू की जा सकती है। अनुच्छेद हमारे 352 से 360 तक यह कहा गया है कि आपके लिए आपातकालीन स्थिति की व्यवस्था प्रावधान है, जबकि देश किसी युद्ध की स्थिति में हो या फिर आंतरिक किसी संकट की स्थिति में हो। और हमारे यहाँ इससे पहले भी 2 ऐसे वक्त आए जबकि चीन ने हम पर युद्ध किया, और दूसरा वक्त आया जब बांग्लादेश बना, उस समय में भी हमारे यहाँ आपातकालीन स्थितियाँ डिक्लेयर की गई। लेकिन तीसरी जो आपातकालीन स्थिति डिक्लेयर की गई वो पूर्णतः एक काले अध्याय के रूप में इसलिए मानी जाती है, इसको याद किया जाता है, क्योंकि उस समय में एक इतिहास में देश के प्रधानमंत्री को अमान्य घोषित किया था कोर्ट ने। उसने कहा था, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो रायबरेली से जीती 1 लाख करीब वोट से, और उस समय जयप्रकाश नारायण उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि इसमें सरकारी संस्थाओं का, सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल किया गया है, वोटरों को लुभाया गया है। और जब यह बात साबित हुई, ये सिर्फ एक आरोप नहीं था बल्कि साबित हुआ, और उस समय में हाईकोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगाया 6 साल के लिए। उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट में उनको कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती, आप किसी संसद की या सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकती, आपकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने अपनी आदतन अनुसार न्यायालय के निर्णय को ना मान करके उन्होंने उसका उपहास उड़ाया और इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के दौरान रातों रात में दिल्ली के आसपास के जो बड़े इलाके थे वहाँ की बिजली काट दी गई, ताकि वहाँ के लोग, वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ के जो अखबार हैं, वहाँ अखबारें जो न्यूज़ है वो ना आ सके। वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग मीडिया हाउस है उन पर महीनों अंकुश लगाया गया। साथ में जो लोग थे, जो राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग थे या लोग बाकी के जो दिग्गज आपके लीडर थे, नेता थे, उनको जेलों में ठूसा गया। उसके बाद जो श्रमिक थे, मजदूर थे, जिन्होंने एक संघर्ष किया, उन पर कार्रवाई की गई। हजारों की संख्या में मकान ध्वस्त किए गए, लोग बेघर हुए। साथ में गोलीबारी की गई। तुर्कमान गेट पर लोगों ने जब संघर्ष किया, वहां गोलीबारी की। नसबंदी के खिलाफ मुजफ्फरनगर में लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, तो वहां पर गोलीबारी की गई। इसके अलावा सिर्फ मीडिया हाउस पर प्रतिबंध नहीं लगाया बल्कि फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगाया, जैसे कि आपकी आंधी फिल्म थी, फिर हजारों ख्वाहिशें हैं, सरकार, इंदू, यात्रा, बहुत सी ऐसी फिल्में थी, आपातकाल, जिन पर की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह से पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। तो निश्चित रूप से ये एक काले अध्याय के रूप में तो माना ही जाएगा। उस समय की 2 महारानियां थी, ग्वालियर की और आपकी जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी। उनको रात में जब वो घर पहुंचती हैं, उनको तुरंत अरेस्ट कर दिया जाता है और उनको लेकर के स्थानीय जब वहाँ पर थाने में लेकर आया जाता है, उनको 3 घंटे
उनको वहाँ पर इंतज़ार करवाया जाता है उनके पुत्र भवानी सिंह के साथ, और वहाँ का जो सुप्रीडेंट है वो समय मांगता है उनको जेल में डालने के लिए, क्योंकि द प्रिंसेस रिमेंबर्स आत्मकथा में गायत्री देवी ने लिखा है कि जैसे जो टूरिस्ट के जो हाई सीजन होता है उस समय में होटल बुक रहते हैं, उस समय में वो जो जेलें थी वो बिल्कुल उसी तरह से भरी हुई थी। और जब उनको कमरा दिया गया तो बदबूदार कमरा दिया गया, एक ऐसा नाला था जहां से कि जो और कैदी थे वो वहां से मलमूत्र त्याग करते थे और वो वहां से जाता था। उनके पुत्र भवानी सिंह को आपके बाथरूम में उनको स्थान दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे अत्याचार, ग्वालियर की महाराजा सिंधिया थी, महारानी सिंधिया थी, उनको बहुत ही ऐसी स्थिति में रखा गया जहां पर कि उनको बहुत पीड़ा मिली। जो जब वहां से लोग निकले तो बीमार होकर निकले, कुछ लोग कुछ दिनों के बाद मर गए। तो ये एक त्रासदी थी, इसको मैं एक त्रासदी के रूप में, एक आपातकाल को एक ऐसे समय के रूप में याद करती हूँ जो कि हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा है। श्रीमती सविता पोद्दार ने पूरे उन 50 वर्ष पहले कैसे ये घटना हुई, कैसे इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी के दौरान क्या अत्याचार हुआ, क्या किस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, इन सब पर बड़ा अच्छे ढंग से पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बताया कि सारे लोग जेल में डाल दिए गए। जो कुछ महिलाएं थी, जैसे प्रिंसेस का नाम लिया, उनको यातना दी गई, जान करके जेल में ऐसी जगह पर उनको रखा गया जहाँ पर मानवीय जीवन नहीं हो सकता था। और फिल्मों पर प्रतिबंध हो गया, गानों पर प्रतिबंध हो गया, जेलें भर गई थी। एक बहुत ही ऐसा जिसके बने आज याद करते हैं तो एक बड़ा रोंगटे खड़े हो जाते, इस तरह की स्थिति पैदा हुई देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करने के बाद। उन्होंने कहा, आइए हम इस पर अब चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। आइए से राज मिठोलिया कलकत्ता प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके। मिठोलिया जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जैसा कि सविता जी ने बताया, मैंने भी बताया कि सिर्फ नेताओं को अरेस्ट नहीं किया गया बल्कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस का भी गला घोटा गया। अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गए। कई अखबारों ने प्रतिवाद के रूप में अपने कॉलम खाली रखे थे, उसको ब्लैक बॉर्डर पर किया था। कई पत्रकार भी जेल भी चले गए थे, जेल भी रखा गया था। आज जब 50 बीत गए तो आज के संदर्भ में आप इस आपातकाल के काले दिन को कैसे समझते हैं, कैसे बताते हैं? नेवर जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो सब्जेक्ट है, विषय है, बहुत मौजूद है। तो हिंदुस्तान के तमाम चैनलों में, अखबारों में, या सरकार के तरफ से भी या ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से भी इस विषय पर गहन चिंता हो रही है। तो ये आपातकाल की जो शुरुआत कैसे हुई, तो अगर मैं कहूं कि 12 जून 1975 शुरुआत की वजह हो रही है कि एक मूल कारण कैसे बना। उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक राय दी थी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। वो खड़ी हुई थी रायबरेली से। उस वक्त कैंडिडेट थे राजनारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण जी, राजनारायण जी थे, वो सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट थे। तो उसका जो रिजल्ट आया था वो वहाँ पर उनके कांग्रेस के तरफ से, इंदिरा गांधी की पार्टी की तरफ से वो धांधली हुई थी खुलेआम। वो साबित हो चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया था। यही बात चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में भी। अब ये जो आइंदा चुनाव ना लड़ना, शुरुआत वहीं से हो गई थी 12 जून। आहिस्ता आहिस्ता जो सरकारी जो महकमे हैं या उनकी गतिविधियां हैं, वो मतलब बहुत हद तक जनहित के खिलाफ एक्टिव हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा इतना बढ़ गया था पूरे देश में। बढ़ने के बाद अचानक ही एक सितारा उभरा, एक नेता उभरा पूरे देश में। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण जी। वो संपूर्ण क्रांति के अगुवा थे। क्योंकि वो जो बोलते थे बिल्कुल सही बात बोलते थे। उस वक्त सरकार के जो बात आती थी सामने, एक रैली उन्होंने की रामलीला मैदान में दिल्ली में, जहां उन्होंने ये बात बिल्कुल सही है, पुलिस और सुरक्षा सैनिकों को भी कहा था कि जरा जो स्थिति बनी हुई है जरा आप चौकन्ना रहें, कहा था उन्होंने। हाँ, बस यही बात जब उनके नजर में आई तो उन्होंने तुरंत, उनके कुछ 3-4 लोग थे
जिनसे बैठकर उन्होंने विचार विमर्श किया और ये किया कि अगर आपको सरकार में रहना है, कंटिन्यू करना है, तो आपके पास 352 जो है ये एक हथियार है आपके पास किसी भी सरकार के सामने। लेकिन नेवर जी, ये इनका आंतरिक मामला था। ये तभी होता है जब बाहरी कोई हमला हो देश में। इसके पहले 2 बार हो चुका था, चाइना, इंडो चाइना और इंडो पाक। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन जी, चाइना वाला, और जब ये थे इंडो पाक, तब तो बीबी गिरी थे, राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति का जो काम होता है, तो वो कोई उपाय जो सरकार रखती है उनको सही करते हैं। वो ये 2 घटना घट गई, लेकिन ये घटना घटने के बाद ही उस दौरान ये जो इमरजेंसी 26 को सुबह इन्होंने घोषणा की। घोषणा होने के बाद ही जो धड़ पकड़ जो शुरू हुई है सब जगह हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी का जो रुतबा बहुत बढ़ गया था। उन्होंने जैसे कहा तुर्कमान गेट कांड, सब इस तरह करते करते उनके सबसे जो हुआ फैमिली प्लानिंग, नसबंदी, इसने और लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ एक रोष भर दिया था बिल्कुल। और इसी रोष के तहत जो हमारे मीडिया जगत के लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसमें उस वक्त का अखबार था पंजाब केसरी, स्टेट्समैन और ये इंडियन एक्सप्रेस। इनके खिलाफ तो गवर्नमेंट ने जबरदस्त एक्शन लिया था, इंदिरा गांधी जी ने। इंडियन एक्सप्रेस तो था ही सामने, और भी तमाम अखबार। और हमारे बंगाल के जो श्रद्धेय पत्रकार हैं, उनका नाम है वरुण सेन गुप्ता, गौर किशोर घोष, श्रद्धेय पत्रकार। ये हमारे बंगाल के अलावा हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के पत्रकारों को इन्होंने जेल में ठूंस दिया था। और हमारी जो कॉपियां हुआ करती थी, रिपोर्टिंग सरकार के नजरिया खिलाफ, वो सेंसरशिप हुआ करता था नेवर जी, वो सेंसरशिप होके आता था। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, बाकायदा ये चलता रहा लंबे समय तक। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण जी की जहां जहां रैली हुई, लोग चले, कलकत्ता भी आए थे, वो जयप्रकाश नारायण कलकत्ता भी आए थे। ये इन रैलियों ने युवकों के अंदर जोश भर गया था। ये जो नजारा देखा मैंने उस वक्त, जयप्रकाश नारायण मतलब एक बहुत बड़े नेता इस क्रांतिकारी रैलियों के। तो इस तरह की जो आपातकाल है, उस दौरान देखिए जेल जानों में कौन कौन थे हमारे जो राजनेता, मधु दंडवते, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सीताराम येचुरी यंग नेता थे, वो जेल चले गए थे। प्रकाश सिंह बादल जेल चले गए थे, करुणानिधि जेल चले गए थे। इस तरह तमाम नाम जो है राजनीतिक क्षेत्र के दलों के। तो ये जो शुरुआत हुई, और इंदिरा गांधी जी को वाकई एक्सेप्शन थे, लेकिन उनको बाद में ये हुआ जब ये चुनाव हुआ 1977 में, तो इसका जवाब जनता ने अपने मत के माध्यम से दिया। हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में। तो जो आप अब देखिए, ये इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो होना चाहिए था, सरकार जो है, जब चुनाव के बाद जब ये इंदिरा गांधी जी बिल्कुल आउट हो गई थी, सब ऑल पार्टी दल की सरकार बनी थी, उन्होंने एक नजरिया साफ रखा कि हमें लोकतंत्र को बचाए रखना है। और मजे की बात नेवर जी ये है, उस वक्त जो नेता, विभिन्न दलों के नेता जो इंदिरा गांधी के खिलाफ, इस आपातकाल के खिलाफ जो एक मंच पर आए थे, आज की स्थिति देखिए बिल्कुल उलट हो रही है। आप देखिए नेवर जी, मैं हो गया, इस समय सीमा को देखते हुए मैं आपको वहीं रोकता हूँ। राज बिठूलिया जी ने, सविता जी ने जो कहा, उसमें कुछ और चीज जोड़ी उन्होंने उसका मूल कारण बताया कि 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, उसमें चुनाव में धांधली हुई थी, वो साबित हो गई। उसके बाद फिर उसी में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश भर में एक पूरे नया जोश पैदा हुआ। जयप्रकाश नारायण के पीछे पूरी राजनीतिक ताकतें खड़ी हुई। एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नाम भूल गया आप उनका, रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। उन्होंने एकदम पीछे खड़े हुए, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। संजय गांधी के तुर्कमान गेट को लेकर आपने कहा, और सरकार के विरुद्ध एक रोष हुआ, सेंसरशिप हुई। मुझे याद है कि जब हम लोग का अखबार निकलता था तो हम लोग को राइटर्स बिल्डिंग के नीचे एक रूम था, हमको जाके अखबार दिखाना पड़ता था। उसमें मैंने एक बार लिख दिया था, फला जगह कूड़े का पहाड़। उन्होंने कहा साहब कूड़े का पहाड़ नहीं लिख सकते, हालांकि उसका कोई पॉलिटिकल लेन देन नहीं था। तो फिर मैं सुब्रतो मुखर्जी के पास गया था, उसमें सूचना मंत्री थे। हम सर ये क्या, मैं कूड़े का पहाड़ भी नहीं लिख सकते? बोला आपने जा इच्छा लिखो ना, एरको भी अच्छी। इससे बड़ा हम लोगों का सपोर्ट भी किया था। और जो भी उसके दिन याद करते हैं हम लोग
इस प्रकार राज बिठोलिया जी ने भी बड़े अच्छे ढंग से एक पत्रकार के रूप में बताया हमको। तो हमने इस प्रकार सविता जी से बात की, राज बिठोलिया से बात की। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम पर चर्चा कर रहे हैं आपातकाल के 50 वर्ष। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री राज बिठोलिया और उनके पहले श्रीमती सविता पोद्दार ने इमरजेंसी से संबंधित कई बातें हमारे सामने रखी। कैसे इमरजेंसी एक देश का काला अध्याय था, कैसे लागू की गई, क्या परिस्थितियाँ वहाँ थी। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के लीडर ख्वाजा अहमद हुसैन से। ख्वाजा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेचुरली जो इमरजेंसी की बात हम करते हैं तो सारे तीर चलते हैं कांग्रेस की तरफ में। कांग्रेस की नेता थी इंदिरा गांधी, बहुत बड़ी नेता थी। खैर जो भी उन्होंने किया मैं उसका दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने इमरजेंसी लागू की, किस परिस्थिति में लागू की, बस हमारे बता चुके हैं। लेकिन 19 महीने के बाद में उन्होंने वापस ली। हम ये जानना चाहते हैं ये क्यों लागू की गई, फिर क्यों वापस ली गई। उस वक्त जनमत ये था कि पूरा का पूरा उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, एक सीट भी कांग्रेस नहीं। ऐसा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आज तक ऐसा नहीं हुआ। शायद दुनिया की डेमोक्रेसी रूलिंग पार्टी को एकदम सब हो गए हुआ। आप आज कांग्रेस के नेता के रूप में, आप कांग्रेस के वर्कर के रूप में आज 50 वर्ष बाद आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नेवर जी, आपको और पूरा ताज़ा टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही अहम विषय पे आपने आज चर्चा किया कि आपातकाल के 50 वर्ष। इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी हो गई, लेकिन 1975 20 जून 1975 को एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या हालात रहे उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया, आज हमारे भाजपा के मित्र दीदी सविता पोद्दार ने उनके तमाम इमरजेंसी के बारे में अपनी बातें रखी और उन्होंने एक जुमला कहा, इंदिरा गांधी आदतन अनुसार। सबसे पहले तो मैं इनके इस जुमले को मैं खंडन करता हूं। आदतन अनुसार अगर इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई निर्णय और फैसला नहीं किया था। सारी बात आ गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उनकी सदस्यता चली गई, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रही, देश चलाई। खौफ था इस बात का कि कहीं ये लोग मिलजुल करके हमारी सरकार को न गिरा दें। तो जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई, ये एक बहस का मुद्दा था, है और ताहयात रहेगा। लेकिन क्या आज हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया, क्या 2014 से लेकर के आज तक जो कुछ हमारे देश में हो रहा, वो वैसे ही हालात के तहत अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो आज भी है। आज भी पत्रकार फ्रीडम उनके पास नहीं है। आज आप भी कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आज किसान आंदोलन हुआ, देखिए उसका क्या निर्णय हुआ। आज बहुत सारी चीजें देश के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं, मैं इस पे भी बहस करना नहीं चाहता। दीदी को सिर्फ ये कहना चाहता हूं और भाजपा के मित्रों को कि आईना जब किसी को दिखाया करो, आईना जब किसी को दिखाया करो, पहले खुद देख लो फिर दिखाया करो। तो हम दूसरों को तो पर हम उंगली उठाते हैं। इंदिरा गांधी की कुर्बानी नहीं देखी कि चाइना के वार में उसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी को अपनी पूरी जेवर उतार करके दे दिया था हमारे देश के रक्षकों के लिए कि आप ये मेरे तरफ से फंड है। 1984 में उन्होंने राकेश शर्मा को आकाश पे भेज करके ये सारी दुनिया को दिखा दिया, जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। इंदिरा गांधी से उस वक्त इंदिरा गांधी की गलती मैं कहीं से भी, इंदिरा गांधी एक लेडी थी और लेडी, एक औरत का दिल बहुत कोमल होता है और औरत हमेशा मिसगाइड होती है।
तो उस वक्त के जो विद्याचरण शुक्ला थे, जो सिद्धार्थ शंकर राय थे, जो उनके वकील थे, ऐसे कुछ लोगों के ट्रैप में पड़ करके उन लोगों ने उनको मिसगाइड किया। और उसमें कहीं ना कहीं उनके बेटे संजय गांधी, देखिए कांग्रेस का प्रवक्ता मैं जरूर हूं, लेकिन इंदिरा गांधी कहीं कहीं जरूर कुछ मजबूर होकर के कोई निर्णय ले ली होंगी, जैसे नसबंदी का मामला उठा। वाकई इससे पूरे देश को, लोगों को आघात पहुंचा, लोग खुश नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को दो टुकड़ा करने वाली, जिसपे हमारी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारी देश की ये दुर्गा है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद इंदिरा गांधी 1977 में हमारे सर राज भाई ने कहा कि जयप्रकाश नारायण एक ऐसा फिगर उतरा और उसने एक ऐसी आंदोलन चलाई देश के अंदर कि एक हाहाकार हुआ, एक जलजला आ गया, एक भूकंप आया। इंदिरा गांधी उसमें जो है बह गई एक तूफान में। लेकिन क्या जयप्रकाश नारायण ने जो ख्वाब देखा था, जिस देश का ख्वाब देखा था, सरकार तो इंदिरा जी की चली गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के ओहदे से दस्तबरदार हो गई, मुरारजी देसाई को बनाया गया प्रधानमंत्री। लेकिन उनके बेटे ने क्या किया, कांति देसाई ने वही आरोप, वही भ्रष्टाचार, और फौरन उनको प्रधानमंत्रीशिप से उन्हीं के लोगों ने उनको हटाया और चरण सिंह जैसे एक किसान लीडर को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान के अंदर जहां अगर 90% अगर खूबी है, अगर 2-4% अगर कहीं खामी है, और वो भी सिद्धार्थ शंकर राय जैसे वरिष्ठ नेता, हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रहे, गवर्नर रहे, राजदूत रहे, वो उनके वकील थे। हारने के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी कांग्रेस में पैदा हुआ, कांग्रेस ब्रेक भी हुई, टूट भी गई। लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर शक की निगाह से उंगली उठाने वालों को मैं कंडेम करता हूं। जिस औरत ने इस देश के लिए अपने लहू को बलिदान दिया था, जिस औरत ने पंडित नेहरू और कमला नेहरू के कोख से जन्म लेकर के गंगा जमनी तहजीब को जो है बरकरार रखने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सपना उन्होंने देखा था, उसको साकार किया। इमरजेंसी को भले ही हमारे लोग भाजपा के साथी संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं दिल्ली में, आप मनाइए, लेकिन आप अपने गरीबा में भी झांक करके देखिए कि इंदिरा गांधी पर उंगली उठाने से पहले आज आपके सरकार में क्या कुछ हो रहा है, आज दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अगर कोई कहीं से कोई ऐसी बात कह दे और उसे लगे कि ये मेरे गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो बुलडोजर से उनके घर को मुस्मार कर दिया जा रहा है। किसानों के ऊपर जो है वो ये गाड़ियां चलाई जा रही हैं। किसको सजा मिली? आज अभी देखिए, देश की एक बेटी सोफिया कुरैशी तो देश की कर्नल थी, और वो जब देश में, तो इनका एक वजीर जो है, उनको एक मंत्री जो है, इनको कहता है कि ये दहशतगर्दों की बहन है। ये क्या, इस पर आपने क्या कदम उठाए? इंदिरा गांधी देश की एक महान नेत्री थी। इंदिरा गांधी, आज भी इंदिरा गांधी लोग मिसाल देते हैं कि हमारी बेटी इंदिरा गांधी बन जाए। पूरी विश्व के अंदर यासर अरफात ने कहा था कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद मैं हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं कर सकता, मेरी बहन जो है इस दुनिया से चली गई। पूरी दुनिया इंदिरा गांधी के ताकत के सामने सरनगू थी, और पाकिस्तान को तो उसकी औकात दिखा दी थी इंदिरा गांधी ने। आज जो पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, इसके बावजूद भी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया। चलिए, हम मानते हैं कि अच्छा किया, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने जो ख्वाब देखा था, जो सोचा था, बहुत सारे पत्रकार अभी भैया कह रहे थे गिरफ्तार हुए, उसमें हमारे कुलदीप नैयर साहब भी। कुलदीप नैयर वो शख्स है जो महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सबसे पहला डेड बॉडी को देखने वाला कोई पत्रकार था, तो उसका नाम था कुलदीप नैयर। लेकिन ठीक है, अगर गलत फैसले पर आप उंगली उठाइए तो कोई भी सरकार, आप ब्रिटिश में भी देखिए, हम लोग जिसको हम लोग मुजाहिदे आजादी कहते हैं, उसको लोग गद्दार कहते थे। तो आज भी जो कुछ हो रहा है वो कहीं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से कम नहीं है। इंदिरा गांधी पर सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होगा, अपने गरीबों में भी झांक करके भाजपाइयों को देखना चाहिए। ख्वाजा भाई ने बड़े अच्छे तरीके से इमरजेंसी के हालात को अच्छा नहीं बताया, लेकिन इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में उन्होंने कई बखूबी बातें की। वो देश की रखवाली थी, देश की काम बढ़ाया, उसने देश को आगे बढ़ाया, और उसके सेक्रीफाइसेस का भी जिक्र किया। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इसलिए उनको गिरबान में झांक के देखना चाहिए। आइए हम बात करते हैं
श्री संतन पांडे जी से। पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार है। संतन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो इमरजेंसी की आपको याद होगी, अभी भी ताज़ा याद होगी, 50 साल पुरानी बातें याद होगी। ये इमरजेंसी जो हुई, ये जिस कार्ड से बताया गया, क्या कार्ड वो जस्टिफाइड था? एक इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की, भारत के संविधान को क्यों सस्पेंड किया गया, क्या ये अच्छा काम हुआ या इंदिरा गांधी का ये गलत निर्णय था? इस पर भी हम चाहेंगे कि पत्रकार के रूप में आप बताएं। न्योल जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें 6 साल के लिए निर्वाचन में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 महीने का अंतरिम आदेश भी लगा था, स्टेप हुआ था। तो इंदिरा जी के पास वक्त था। ये बात सही नहीं है कि उन्होंने अपने पद के स्वार्थ में आपातकाल की घोषणा की थी। हाँ, वो क्या माहौल थे उस वक्त, क्या आंतरिक परिस्थितियां थी, इस पे भी गौर करना जरूरी है। इंदिरा जी ने के विरुद्ध वो कौन से न्यस्त स्वार्थी तत्व थे जो एकजुट हुए? जैसे उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो पहले जो बैंक के जो मालिक हुआ करते थे वो बैंकों का दोहन अपने निजी स्वार्थ में किया करते थे। दूसरा, उन्होंने जो राजे रजवाड़े थे उनको जो प्रीवी पर्स की सुविधा मिलती थी उसको उन्होंने बंद कर दिया, तो वो तबका उनसे बहुत नाराज हो गया। और तीसरा, उन्होंने जो खनन माफिया था, उन्होंने खनन माफिया का उन्होंने राष्ट्रीयकृत कर दिया। इसलिए जो एक बहुत बड़ा तबका था वो उनसे असंतुष्ट हो गया और उनको नेतृत्व देने के लिए जयप्रकाश नारायण उनको मिल गए। और जयप्रकाश नारायण ने जो उनका आंदोलन था वो सच पूछिए वो राष्ट्र विरोधी आंदोलन था। राष्ट्र में ये कहना कि आप सरकार की अवज्ञा कीजिए और इसके लिए सेना को, सिपाही को, सरकारी तबके को अवज्ञा करने के लिए उकसाना, ये सरासर राष्ट्रद्रोह है। और इसलिए इंदिरा जी को दोषी ठहराना मेरे मतानुसार बिल्कुल वाजिब नहीं है। उस समय वो सत्ता में थी और सत्तासीन होने के नाते जो उचित कार्रवाई थी वही कार्रवाई उन्होंने की, और वो कार्रवाई संविधान में उसका प्रावधान है। उन्होंने संविधान विरोधी कोई कार्य नहीं किया, उसी संविधान सन्निहित संवर्धित जो प्रावधान है उसी का उन्होंने पालन किया था। संतन पांडे जी ने कुछ पॉइंट रखे बहुत संक्षेप में, लेकिन अब हो गया आपका। उन्होंने कहा कि 2-3 बातें कही उन्होंने कि उस वक्त की आंतरिक परिस्थितियां क्या थी। वो अगर आंतरिक परिस्थितियां थी उसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने कोई गलत काम नहीं किया। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ये हुआ कि जब उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया जयप्रकाश नारायण ने, तो जितने लोग इंदिरा गांधी के निर्णयों से, जो देश हित में जो निर्णय किए गए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्री पर्स का खात्मा, खनन माफियों का, इनके जो स्वार्थ जिनके हिट हुए, वो सारे के सारे तत्व जयप्रकाश जी के साथ में खड़े हो गए और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। एक अलग अलग परिस्थितियाँ पैदा की। इसलिए कहा ये एक राष्ट्र विरोधी आंदोलन था। इंदिरा गांधी के जो अच्छे काम थे उनके खिलाफ खड़े होकर के उन्होंने कहा। इस प्रकार ये एक स्वार्थी तत्व सारे एकजुट हो गए, तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने उस परिस्थिति में कोई गलत काम नहीं किया। और एक बात जो कही उन्होंने वो तो सविता पोद्दार जी भी गई थी, हमारे देश के संविधान में इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान है, इसलिए संविधान विरोधी तो उसको हम बोल ही नहीं सकते। ये उनका मत है श्री संतन पांडे जी। इस प्रकार हमने चारों प्रतिभागियों से इमरजेंसी के बारे में बातचीत की, उसके विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। हम उसके कुछ और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं आपातकाल के 50 वर्ष। हमारे चारों प्रतिभागियों ने एक एक करके आपातकाल के बारे में कई बातें रखी हैं।
कई बिंदु आए, कई मुद्दे भी सामने में आए। आइए हम फिर बात करते हैं सविता पोद्दार जी। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात कि जब संविधान में उसका जो उठाया गया, जब संविधान में प्रावधान है तो उसको संविधान विरोधी आप कैसे कहेंगे? एक जो आंतरिक स्थितियां उस वक्त जो बनाई थी, जो अभी ख्वाजा भाई ने और बाद में सिद्धार्थ पांडे जी ने भी जिक्र किया, उस आंतरिक परिस्थिति में जो भी नेता होता है वो अपने हिसाब से निर्णय लेता है। जैसे प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया, हमारे प्रधानमंत्री अभी में कई निर्णय लिए जो अच्छे भी हुए, बुरे उनके आलोचना हुई, तो वो अपने हिसाब से निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक बात हमको जहाँ है कि उसके बाद में जनमत उसके खिलाफ हुआ, पूरी की पूरी कांग्रेस नाबूद हुई। फिर क्या वजह है कि 2-2.5 वर्ष बाद फिर इंदिरा गांधी पावर में आ गई? सविता जी। नेवर जी, पहले तो मैं ख्वाजा भाई के आरोप का जो है खंडन करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो कहा गया कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और ये एक काला अध्याय है, इस बारे में मेरे जो विचार है वो थोड़े वो उससे असहमत हैं। तो मैं एक तथ्यों पर बात करूंगी कि जर्मनी में एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें जो हिटलर का एक जो राइट हैंड मैन था, उसने उस फिल्म के अंत में वो दायां हाथ उठा करके कहता है, जर्मनी इज हिटलर, हिटलर इज जर्मनी। ठीक इसी तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने ये कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। यानी वन मैन शो था क्या ये? यानी इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि पूरे देश में खाली एक ही पार्टी हो, सारे जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो एक ही पार्टी के अंदर केंद्रित हो, जैसा कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ लोकतंत्र है, आप ऐसा नहीं सोच सकते। और मुझे याद नहीं आ रहा है, एक ने अपने एक आपातकालीन, एक बड़े लेखक ने आपातकालीन अपने पन्ने पर उन्होंने इस संबंध में भी कहा है कि उन्होंने एक ऐसा उनका विचार था कि वो सारी शक्तियां इकट्ठी करके एक राष्ट्रपति के में समाहित हो जाए और फिर वो खुद राष्ट्रपति बन जाए। और इसके लिए उनके जो सलाहकार थे, जो उनके साथ के लोग थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। तो ये एक उनकी मंशा पर सीधा सीधा एक प्रहार होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि इमरजेंसी की व्यवस्था तो संविधान में भी हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन आप जो 4 स्ट्रॉन्ग स्तंभ है आप उनको हताहत करते हैं, तब वो इमरजेंसी आपके हक में है, ना कि लोगों के हक में है। आपने संविधान को हताहत किया, आपने मीडिया को दबोचा, आपने उस पर दबोचा, न्यायपालिका की बातों को नहीं माना, आपने न्यायपालिका प्रधानमंत्री की किसी भी बात पर टिप्पणी या समीक्षा नहीं कर सकती थी, ऐसा आपने संशोधन किया। तो एक उस समय में एक शेर काफी मशहूर हुआ था कि अब गालिब जौक साहिर मीर सरकारी, अब गालिब जौक मीर सरकारी, शायरी की तासीर भी अब सरकारी। मैं अपनी बात बहुत अच्छी बात बस इतनी कहूंगी। चलिए, अच्छी आपने अच्छे ढंग से कहा। आइए राज मिठाली जी। राज मिठाली जी, आप तो पत्रकार हैं, उस वक्त फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी खत्म कर दिया गया था। आज की जो स्थिति को देखते हुए, जैसे कई लोगों ने कहा कि आज भी अनडिक्लेयर डेमोक्रेसी, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नेवल जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके पहले जो मैंने जिक्र किया था कि 2 बार आपातकाल लगा था, वो माहौल देखिए। सवाल यही पर सबसे पहले उठता है, वो कौन सा माहौल रहा होगा तो 2 बार हमारे देश में इमरजेंसी लगी, और उसके बाद तीसरी बार जो इमरजेंसी लगी उसकी वजह क्या थी? वजह तो बिल्कुल वजह रहेगी, सामने वजह थी, जैसे अभी सविता जी बता रही थी। कुछ वजह है, किताबें निकली है इनके खिलाफ, काफी किताबें निकली है। जैसे चंदन भाई जी ने कहा कि राजनारायण जी के संबंध में कहा था, मैं उससे बिल्कुल भिन्न बताता हूँ। राजनारायण जी ने जिस उद्देश्य से आपातकाल के खिलाफ पूरे देश में युवकों को संगठित बने, युवक, श्रमिक, हर वर्ग के लोग जिस तरह उसके पीछे दौड़ रहे थे। अभी आप हालिया देखिए ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ जब केजरीवाल जी फील्ड में आए थे, उनके ऊपर कौन थे? अन्ना हजारे जी थे। वो तिरंगा देखा था आपने? वही तिरंगा था राजनारायण के संबंध में। तिरंगा, हम तिरंगे के लिए आ रहा हूं मैं बार बार। तो जिस मकसद से, हाँ ये मैं बिल्कुल कहूंगा, जो ख्वाजा भाई कह रहे थे कि किस मकसद से आपातकाल के खिलाफ जनता एकत्रित हुई थी, वो मकसद क्या पूरा हुआ? जो कह रहे हैं उसके बाद ही तो 2 दिन
साल बाद फिर चुनाव हुए, ये सवाल उठता है। ये मकसद क्या था? अन्ना हजारे जी का मकसद क्या था? क्या पूरा हुआ? सवाल उठता है, बिल्कुल उठेगा सवाल। इसलिए जब भी 352 का मिस यूज होगा पूरे देश में कैओस होगा। बिल्कुल कैओस मतलब न्यायपालिका, पत्रकारिता, हम लोग के फील्ड में, जैसे आपने कहा रामनाथ गोयनका, मैंने इंडियन का जिक्र किया था, वाकई मुनिवर जी बहुत खराब स्थिति बन गई थी। नसबंदी नहीं तो मैंने पहले कहा था, खराब स्थिति बन गई थी और पत्रकारों के अंदर भी एक भय सा हो गया था, कोई खुल के लिख नहीं पा रहा था। और अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं ख्वाजा भाई, ये तो बिल्कुल हम लोग सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है देश के अंदर। कोई भी सरकार अगर रहती है केंद्र में, अपने सत्ता बनाए रखने के लिए वो तुरंत वो जनमत संग्रह के उसमें नहीं जाते, वो लोग इलेक्शन में नहीं जाते हैं। कुछ कदम कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई ऐसा कोई पॉलिसी करेंगे, कोई प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हमको वोट मिले। इसलिए जब भी आपातकाल की बात आती है 25 जून 1975 को लोग याद करेंगे। आपातकाल 2 बार पहले लगा और ये लगा, इसमें जमीन आसमान का फर्क कभी नहीं होना चाहिए। अब हमारे देखिए पड़ोसी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, वहां पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी, आपातकाल नहीं होनी चाहिए थी। और जो मकसद था उनका, जो मैंने कहा जयप्रकाश नारायण जी का, वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। वो किस लिए उतरे थे फील्ड में, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। ये सवाल किया। बहुत धन्यवाद मिठोले जी। इस प्रकार हमने सविता जी से बात की, राज मिठोले जी से बात की कुछ बिंदुओं पर। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर स्वागत है आपका। हम इमरजेंसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इमरजेंसी के 50 वर्ष कंप्लीट हो गए। हम उसकी एक रिव्यू कर रहे हैं कि वो इमरजेंसी कैसे लागू हुई, क्या सबक लेना चाहिए, अच्छा हुआ, खराब होगा वगैरह। अब हम बात करते हैं ख्वाजा भाई से। ख्वाजा भाई, इमरजेंसी के दौरान शुरू में और बाद में एक 2 लाइन की कविता में शुरू हुई। एक तो हुई हमारे रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, उनकी कविता थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जयप्रकाश नारायण ने भी नारा दिया था। अनपॉपुलर हो गई, जनता को और सिंहासन खाली करना भी पड़ा उनको। और बाद में एक नारा हुआ जब इंदिरा गांधी वापस जीती, तब कहा गया था, एक आया था शेर, किसका लिखा तो मुझे याद नहीं है, कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गई हूं मैं। क्या बात है। अब बोली ख्वाजा भाई, कैसे आप उस सारी बातों को रखेंगे? सर, मैं कविता का जवाब कविता में देना चाहता हूं कि इंदिरा जी के लिए एक इंदिरा जी का फॉलोअर या एक देश भारतीय होने के नाते कि इतनी जागी फिक्रे वतन में, सो गई जाकर शांति वन में। इंदिरा गांधी जब तक रही, मैं सर को सैल्यूट करना चाहता हूं सनातन पांडे जी को कि इन्होंने एक बुजुर्ग आदमी आखिरी मरहले में सहाफत के अलमबरदार ईमानदार सहाफ़ी की हैसियत से उन्होंने जो सच बात कही बगैर किसी खौफ के। लेकिन दीदी ने एक बात कह दी, मैं फिर एक बार उनकी बात को उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि आपने कहा कि इंदिरा गांधी 1 मैन शो थी। दीदी, आज क्या 1 मैन शो नहीं है आपका प्रधानमंत्री? क्या इंदिरा, अरे बिल्कुल, कोई किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने लब कुशाई करने की, किसी की हिम्मत नहीं है। आप ही इज 1 मैन शो। आप 1 मैन शो को सपोर्ट करते हैं क्या आप? नहीं, चाहे इंदिरा गांधी का हो, चाहे नहीं, मोदी जी का। नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में तो आज तो मैं वही, लेकिन 1 मैन शो होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी को मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी नहीं है देश के अंदर, संविधान से बढ़ करके कुछ नहीं है। और मैं अपने तमाम सरहद पे बैठे हुए मैं सिपाहियों को, मैं फौजियों को सैल्यूट करता हूं कि आज इनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। इंदिरा जी के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि वो किस कसम थी, एक बोझ था दिल पे जो उठा भी नहीं सकती, एक बोझ था दिल पे जो उठा भी नहीं सकती, क्या बोझ था दिल पे बता भी नहीं सकती। लेकिन इस शेर के साथ अपनी बात खत्म कि चलो मिलजुल कर वतन पे जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अब संतन पांडे जी, आप तो पुराने पत्रकार हैं, सारा दुनिया देखा है, हम चाहते हैं आप उपसंहार में बताइए कि ये जो इमरजेंसी हुई, डिक्लेयर हुई, का जो भी हुआ, इंदिरा गांधी को भी
पूरे आउट कंप्लीटली रूटेड आउट हो गई, तो आज के समय में इससे क्या सबक लेना चाहिए संक्षेप में? पांडे जी। नेवर जी, सोचने की बात है और गंभीरता से विचार करने की भी बात है कि जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है वो आपातकाल का समर्थन क्यों किया उसने? आरएसएस जो कि भाजपा का वो प्राण केंद्र है, उस प्राण केंद्र ने भी आपातकाल का समर्थन किया था और 1900 डिक्लेयर किया था क्या समर्थन? हाँ, या अनडिक्लेयर समर्थन किया? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट है। एनीवे, ये मैं जो कह रहा हूँ ये मैंने फैक्ट कर रहा हूँ और ये मैं इसका प्रमाण तो नहीं लाया हूँ, पर मैं इसको मैं दिखा सकता हूँ। और गौर करने की ये बात है कि 1980 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा को 31 सीटें मिली और आपातकाल के लिए दोषारोपण किया, सिर्फ हुआ इंदिरा जी का क्या माने के व्यक्तित्व को लांछित किया गया। उन्हें 353 सीटें मिली, 2/3 मतों से भी ज्यादा उन्हें लोगों ने बिठाया। तो इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि जो विदेशी ताकतें थी वो नहीं चाहती थी कि जो भारतवर्ष है वो आंतरिक रूप से मजबूत हो। और इसमें जब इंदिरा जी के समय में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुए थे तो उससे जो विदेशी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि भारतवर्ष भी परमाणु शक्ति बन जाए और उनके बरक्स खड़ा हो जाए, उन लोगों का भी ये जो तमाम आंदोलन था, जो आंतरिक असंतोष था, इसमें ईंधन लगाने का काम कुछ विदेशी ताकतों का भी किया था। और मुझे इस कहने में कुछ संकोच नहीं है कि वो जो प्रतिरोध जो खड़ा किया गया था वो इन्हीं उद्देश्यों से और उसमें विदेशी ताकतों का भी हस्तक्षेप था। आपातकाल के 50 वर्ष इस बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही संवेदनशील, राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील विषय पर हमने ये परिचर्चा रखी। ताज़ा टीवी का एक परंपरा रही है कि देश के सामने जो मुद्दे आते हैं उसके हर पक्ष को हम सामने रखते हैं और हम अपने व्यूअर्स को, हमारे दर्शक को, हमारे श्रोताओं को पूरा तथ्यों के साथ परोसते हैं। अब वो उन पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचें। हमने अपनी तरफ से सारी बातें रख दी, आपातकाल डिक्लेयर किया उसके पक्ष में भी, आपातकाल के विरुद्ध में भी, सारी बातें जो भी बिंदु हो सकते थे हमारे चारों प्रतिभागियों ने सभी बिंदुओं पर बातचीत की है। हम बहुत आभारी हैं श्रीमती सविता पोद्दार के, श्री राज बिठोलिया के, ख्वाजा भाई हुसैन के और श्री संतन पांडे के, जिन्होंने आज की इस परिचर्चा में सारी बातें रखी और खुलकर रखी, बेबाक रखी। इनके लिए इन चारों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे दर्शक में भी उनको भी अगर किस मामले में कुछ राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी कलकत्ता 17। हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।